नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने बीए थर्ड सेमेस्टर 2014 के यूनिट 3 पे आप लोगों का जो टॉपिक है, टाइटल है न्यू इमर्जिंग एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग पे दिया हुआ है। इसमें आपने देखा होगा कि पहले आपका फिजिकल हैजार्ड्स पे दिया हुआ है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको उसको कवर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो हैजार्ड्स होते हैं या जो प्रकोप होता है, प्राकृतिक प्रकोप, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक, जिसके ऊपर मानव का कोई अधिकार, कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये वाला जो मैं बता रही हूँ आज आपको, न्यू इमर्जिंग एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये तीनों मानवकृत आपदा हैं, जिसको कि हम स्वयं बुला रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन शब्द हम क्यों यूज कर रहे हैं? हम तो जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि जब बहुत तेजी से होने लगती है, कम समय में अधिक जनसंख्या बढ़ने लगती है, तब हम उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के बीच में जनसंख्या कम थी, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ, उसके बाद जनसंख्या तीव्रता से बढ़ती चली गई और मोर्टेलिटी रेट जो है, मृत्यु दर कम होती चली गई, और इस तरीके से विश्व में जनसंख्या तेजी से बढ़ती चली गई। और आज जनसंख्या वृद्धि हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है। ये मैंने आपको जैसे बताया कि मैन मेड है, ये सारी जितनी भी आपदाएं हैं, ये जितनी भी हजार्ड्स के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, ये सब मानवकृत आपदाएं हैं। इसमें रैपिड इंक्रीज मैंने आपको बताया। अब आप देखिए इस चित्र में कि ये स्थिति हो गई है विश्व में, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। पॉपुलेशन बढ़ने के बारे में सीपी ब्लैकर हैं, जिन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं। इसमें सबसे पहली स्टेज उन्होंने दी है कि जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे, मतलब ये हमारा प्राग ऐतिहासिक काल का समय था, तब से लेके 1650 तक के समय को हम कह सकते हैं, जब जो जनसंख्या थी कंट्रोल में थी। जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही थी, जितनी जन्म दर थी उतनी मृत्यु दर भी थी, इसलिए जनसंख्या बढ़ नहीं पा रही थी, सामान्य स्थिति थी। दूसरी स्टेज होती है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिलती है। दूसरी स्टेज है बर्थ रेट हाई है बट मोर्टेलिटी रेट जो है, मृत्यु दर, वो लो हो रही है। जन्म दर अगर अधिक होगी और मृत्यु दर कम होगी, तो आप सोच सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि होगी। ये स्थिति जो है अफ्रीकन, एशियन कॉन्टिनेंट्स में हमको देखने को मिल रही है, कई कंट्रीज में हमको देखने को मिल रही है। ये सारी कंट्रीज जो हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तीसरी स्टेज आती है जिसमें हाई बर्थ रेट है और डेथ रेट जो है वो मीडियम हो गई है। मीडियम है, लेकिन अभी भी मृत्यु दर जो है वो वहां पे कम होती चली जा रही है, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि इन देशों में होती चली जा रही है। इसके अंतर्गत आपके अफ्रीकन देश आते हैं और आपका एशियन देश आते हैं, इसमें साउथ अमेरिका के देश इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद स्टेज 4 है, जहाँ मीडियम बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है। अब यहाँ पे आप देखिए कि बर्थ रेट जो है वो कम होती चली गई और ये जो है आपका डेथ रेट वो कंट्रोल हो गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के देश आते हैं, जापान आता है इसके अंतर्गत, अर्जेंटीना आता है, यूएसए आता है। लास्ट जो है जिसमें लो बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है। जहां बर्थ रेट लो हो जाएगी, डेथ रेट लो हो जाएगी, वहां जनसंख्या की वृद्धि ज्यादा नहीं हो पाएगी। इसके अंतर्गत पश्चिमी यूरोप के देश आते हैं। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो 1650 के बाद, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल से लेके यदि हम 1650 तक की स्थिति लेते हैं तो उस समय तक जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई, लेकिन 1650 के बाद इतनी तीव्र गति से जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है, उसका मुख्य कारण ये था कि इस समय नई दुनिया के देश, जिसको कि हम उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कहते हैं, यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रांति हुई, राजनीतिक स्थिरता देखने को मिलती थी, इसलिए जनसंख्या तेजी से बढ़ती चली गई। 1650 में आप देखिए जनसंख्या 55 थी, 1750 मतलब 100 वर्षों में जनसंख्या 72 करोड़ हो गई। उसके बाद 1650 से यदि हम 1800 के बीच देखते हैं, जनसंख्या बढ़ती चली गई, 93 हो गई। 1850 में जनसंख्या 103 और आगे चल के 166, मतलब 1.5 गुना जनसंख्या बढ़ती चली गई। इसका कारण था औद्योगिक विकास होना, औद्योगिकरण होना। औद्योगिकरण के अलावा औद्योगिकरण से लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। लोगों को रोजगार के कारण उनकी सारी समस्याएं खत्म होती चली गई और लोगों को अर्बनाइजेशन, जिसको हम कह सकते हैं, प्रारंभ हो गया था। जब अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, नगरीकरण शुरू हुआ, तो जनसंख्या तीव्रता से बढ़ती चली गई। गांव से जनसंख्या जो है वो शहरों की ओर आना शुरू होती चली गई। परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो गई, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होती चली गई। इसलिए 1850 के आसपास विश्व के कई देश ऐसे थे जहां पर कि सेंसस, जनगणना प्रारंभ
प्रारंभ हो गई, जिससे कि हमको एग्जैक्ट पोजीशन पता चलना शुरू हुई। 1850 से 1900 के बीच में आप देखिए जनसंख्या 166 करोड़ हो गई। यदि हम 1750 से लेते हैं तो 1900 तक जनसंख्या जो है 1.5 गुना बढ़ती चली गई, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही थी। 1900 के बाद जो थोड़ा सा ब्रेक आया है वो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर का समय। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जनसंख्या थोड़ी सी स्थिर हुई, जनसंख्या वृद्धि कम से कम हुई। उसके बाद 1950 के बाद जनसंख्या तेजी से बढ़ती चली गई, 251 करोड़ जनसंख्या हो गई और जनसंख्या तीव्रता से बढ़ती चली गई। उसका कारण यह था कि 1950 के बाद विश्व के अधिकांश देश जो कि प्रतंत्र थे स्वतंत्र होते चले गए, उनकी अपनी योजनाएं बनना शुरू हो गई, उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देना शुरू कर दिया, परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हो गई, कई सारी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे जनसंख्या जो है वो बढ़ती चली गई। 1950 से यदि हम 2000 तक का लेते हैं तो देखिए 251 से सीधे 600 करोड़ जनसंख्या हो गई और 2000 से 2011 के बीच जनसंख्या जो है 700 करोड़, 2011 में 700 करोड़, मतलब 2000 से 2011 एक दशक में जनसंख्या जो है 100 करोड़ बढ़ गई। इस तरीके से जनसंख्या की वृद्धि बढ़ती चली जा रही है और ये विश्व के सामने एक बहुत बड़ी समस्या, एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि इससे हमको खाद्य समस्याएं इससे बढ़ती चली जा रही है, खाद्य संकट बढ़ता चला जा रहा है, जल संकट बढ़ता चला जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, ये सारी स्थिति उत्पन्न होती चली जा रही है जनसंख्या बढ़ने के कारण। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो है ये मैन मेड आपदा है जिसको कि हम स्वयं बुला रहे हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि 1650 में जनसंख्या ठीक थी, उस समय बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। 1650 से के बाद अगर आप 1750 में देखेंगे तब भी थोड़ा सा हुआ, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही थी। अच्छा, विस्फोटक स्थिति हम तब कह सकते हैं जब हमारे संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे संसाधन भी अगर इतनी ही गति से बढ़ते चले जाते तो हमारे साथ में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से रिसोर्सेस नहीं बढ़ रहे हैं। आगे चल के 1850 में फिर ठीक रहा, तब तक भी ठीक रहा। 1950 के बाद आप देखिए एकदम जंप कर दिया। 2050 की स्थिति में आप देखिए जनसंख्या कहाँ पहुंच जाएगी और विश्व के सामने ये एक बहुत बड़ी आपदा या विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसके बारे में पूरा विश्व इस समय चिंतित है। इसके बाद अगर हम भारत का लेते हैं, भारत में जनसंख्या जो है धीरे धीरे शुरू में जैसे 1750 1850 तक हम लेते हैं, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। 1850 के बाद यहाँ से सेंसस जब प्रारंभ हुई तब हमारे सामने एक स्थिति स्पष्ट हुई जिसमें ये पता चला कि जनसंख्या बढ़ रही है, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उस समय तक भी कंट्रोल में थी। हिंद एशिया के देशों में, भारत के देशों में इस समय जनसंख्या बढ़ रही थी। 1901 में अगर आप देखेंगे तो 23.8 करोड़ जनसंख्या थी। 1921 में फिर जनसंख्या कम हुई। उसका कारण ये था कि 1921 में विश्व के भारत में महामारी की स्थिति हो गई। प्लेग के बारे में आपने सुना होगा। प्लेग की स्थिति आने से, ये महामारी होने से उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और पूरा का पूरा जो मध्य भारत का क्षेत्र है प्लेग में एकदम साफ हो गया था। 1921 के बाद फिर मृत्यु दर में कंट्रोल करना शुरू किया और 1951 में आप देखेंगे 36.1 करोड़ जनसंख्या हो गई। ये जो वो समय है जबकि हम स्वतंत्र हो गए थे। स्वतंत्र होने के बाद हमारी बहुत सी अपनी योजनाएं शुरू हो गई थी। मृत्यु दर पे हमने कंट्रोल कर लिया था, जन्म दर पे तो उतना कंट्रोल नहीं हुआ था, लेकिन मृत्यु दर में कंट्रोल कर लिया था। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हमारी बढ़ गई थी जिसकी वजह से जनसंख्या जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। उसके बाद 1961 में आप देखेंगे 43.9% करोड़ जनसंख्या हो गई। 71 में 54.8 हो गई। 1998 में जो है 68.3 हो गई। 91 में 84, 2001 में 102 और 2011 में रिकॉर्ड जनसंख्या की गई है। 180 करोड़ जनसंख्या भारत में हो गई थी। वैसे मैं एक बात आपको और बता दूं कि भारत में जनसंख्या बढ़ रही थी, जन्म दर जो है वो बढ़ रहा था, मृत्यु दर में भी कंट्रोल हो गया था, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही थी। लेकिन 2001 से 2011 के बीच में जन्म दर को कंट्रोल किया गया है। लेकिन अभी भी अन्य विकासशील देशों से तो हम आगे हैं, लेकिन अगर हम पश्चिमी एशिया के देशों से कंपेयर करते हैं, पश्चिमी यूरोप के देशों से कंपेयर करते हैं, तो अभी भी हमारी जन्म दर जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये स्थिति विश्व की है। इसमें आप जो रेड कलर देख रहे हैं ये चाइना का है। चाइना ने एकदम हाई जंप किया था। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एक समय ऐसा था, 1850 के आसपास का समय ऐसा था जब चीन और जापान जैसे देशों में, रशिया जैसे देशों में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन बाद में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती चली जाएगी ये भी अंदाज नहीं था। आप ये देख रहे हैं इसमें जो चाइना है रेड कलर से, जनसंख्या इसमें तेजी से बढ़ती चली गई। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि जनसंख्या में एक बच्चा, वन चाइल्ड प्रोग्राम शुरू हुआ और जिसके कारण वहां पे कंट्रोल होना शुरू हो गया है। आप लोग आगे चल के बच्चों को देखेंगे होता है
पॉपुलेशन ट्रांजिशन मॉडल, जिसमें जनसंख्या पहले तेजी से बढ़ती है, फिर स्टैटिक होती है, फिर नीचे आना शुरू करती है। नीचे आना शुरू कर रही है मतलब वो कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री होने की तैयारी में है। तो अब आप देखेंगे चाइना जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि इंडिया अभी भी प्रोग्रेस कर रहा है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो अभी भी संख्या, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि जनसंख्या के वृद्धि दर पे कंट्रोल किया जा रहा है। अब कंट्रोल 2001 और 2011 के बीच में जो जन्म दर है उस पर कंट्रोल किया गया है। उसके बाद तीसरा जो देश आता है वो आपका यूएसए है। यूएसए में आप देख लीजिए जनसंख्या बड़ी धीमी गति से बढ़ती है, वर्ल्ड में तीसरे रैंक पे है, लेकिन जनसंख्या की गति जो है वो धीमी गति से बढ़ रही है। उसके बाद हमारे जापान और दूसरे देश आते हैं जिसमें जनसंख्या जो है वो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग चल रही है, तो प्रॉब्लम उतना अधिक नहीं हो पाता। अब क्या रीजन है जिसके कारण भारत में जनसंख्या बढ़ रही है? इसमें सबसे पहला आता है इम्प्रूविंग मेडिकल सर्विसेज। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उसको अच्छा कर दिया गया है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं, जिससे जनसंख्या कंट्रोल की जा रही है। ये स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने के कारण जन्म दर में तो हम कंट्रोल धीमी गति से कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर में जो है काफी कंट्रोल कर लिया है, इसलिए जनसंख्या अभी भी हमको बढ़ती हुई स्थिति में दिखाई दे रही है। हाई बर्थ रेट है, बर्थ रेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे भी आपको बताया कि विश्व के जो विकासशील देश है उनसे तो हम थोड़ा सा हमने कंट्रोल कर लिया है जन्म दर को, लेकिन अभी भी यूरोपीय देशों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारी बर्थ रेट अभी भी हाई है, जिसको कंट्रोल करना जरूरी है। तीसरा है बेटर एनवायरनमेंट। हमारे देश का जो एनवायरनमेंट है, या आप एशिया के देशों का अगर ले लें तो ट्रॉपिकल कंट्रीज का जो एनवायरनमेंट होता है वो जनसंख्या वृद्धि में बहुत बड़ा सहायक होता है। जनसंख्या यहाँ ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है, इसलिए इसको कंट्रोल करना जरूरी है। अगर हम शीत प्रदेशों और समशीतोष्ण प्रदेशों के कंपेरिजन में देखें तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। अगला आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हमारे देश में 1947 के बाद जब हम स्वतंत्र हुए तो आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ प्लान बनाए गए हैं, योजनाएं बनाई गई हैं, 5-5 साल की योजनाएं बनाई गई हैं। उस समय एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए खास तौर से कोशिश की गई। तब यहाँ पे हरित क्रांति, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काफी तेजी से बढ़ा, उन्नत बीजों का उपयोग हुआ, इरिगेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होने से जनसंख्या वृद्धि तेजी से होने लगी। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 1950-55 जो हमारी पहली प्लानिंग थी उसमें तो एग्रीकल्चर पे बहुत ध्यान दिया सरकार ने, लेकिन 55 के बाद जो दूसरा प्लान है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उस समय हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ध्यान दिया गया। ये कहा गया कि यदि हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगाते हैं तो बहुत से लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलने की वजह से भी हमारे जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ने लगी। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट और ये सारे प्रोजेक्ट जितने बड़ी बड़ी आपको योजनाएं दिख रही हैं, ये हमारी प्लान जो बनाए गए थे उसके अंतर्गत इनको किया गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया गया था। सोशल फैक्टर्स जो है वो भी जनसंख्या वृद्धि में कारक होते हैं, जैसे बाल विवाह कर दिया जाता है। लोग अशिक्षित रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि यदि हमारा परिवार सीमित होगा तो हम उनके आवश्यकताओं की अच्छे से पूर्ति कर सकेंगे। ऐसे कुछ सोशल फैक्टर, यदि हम केरला को लेते हैं तो वहाँ साक्षरता का प्रतिशत इतना ज्यादा है कि वहाँ लोगों को पता है कि यदि हम ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ होंगे तो हम उनको ठीक से फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजों की आवश्यकता पूरे देश में है। बाल विवाह को रोका जाए, जिसमें शिक्षा का प्रसार किया जाए, ये सोशल फैक्टर्स हैं जिससे हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल एड, इसका मतलब ये है कि जनहानि पे कंट्रोल कर लिया गया। जनहानि का मतलब ये है कि अकाल से ये जो भुखमरी होती है या जो आपका बाढ़ आती है उस पे कंट्रोल कर लिया है। कंट्रोल तो हम नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक आपदा पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम ऐड दे सकते हैं या पहले से तैयारी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने हुड का देखा होगा, अभी जो हमारे यहाँ आया था साइक्लोन आया है, पहले से तैयारी होने की वजह से जन हानि या जन धन की हानि पे हम लोग ने कंट्रोल किया, काफी कुछ उसको कोशिश की, रोकने की कोशिश की है। जन हानि तो बहुत कम हुई है, हाँ जो नुकसान है वो तो मेरे ख्याल से जहां तक मैंने सुना है 60 से 70 करोड़ तक का नुकसान हुआ है, उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं था। तो ये चीजें थी जिससे कि भारत की जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ती चली गई। अब आता है कि यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसमें सबसे पहला है पॉवर्टी। यदि जनसंख्या तेजी से बढ़ती चली जाएगी, लोग गरीबी में जीवन यापन करते चले जाएंगे। अभी भी हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन में बहुत अधिक जनसंख्या वहां पे रहती है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आती है। ये सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि के कारण। संसाधन बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है उस हिसाब से संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए गरीबी बनी हुई है। कुछ बच्चों को तो विरासत में गरीबी मिलती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकें, जिसमें हम पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना सकें। दूसरा आता है माल न्यूट्रिशन। लोगों को बेसिक नीड जो है
लोगों की बेसिक नीड जो है रोटी, कपड़ा, मकान, यही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो न्यूट्रिशन का तो सवाल ही नहीं है। पोषण क्षमता कहाँ से लाएं? जो भोजन हम देते हैं उस भोजन में जितनी कैलोरीज की हमको जरूरत होती है वो कैलोरीज यहाँ बच्चों को नहीं मिल पाती, हमको नहीं मिल पाती, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा है, इसलिए ये मुश्किल हो जाती है, माल न्यूट्रिशन की स्थिति आ जाती है। ड्वेलिंग प्रॉब्लम, जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, आवास की समस्या बढ़ती चली जाएगी। आवास की समस्या कैसे बढ़ती चली जाएगी? जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हम आवास नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप महानगरों में देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं। अभी आप वहां का देखिए, धारवी का, बॉम्बे का धारवी एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी केंद्र है, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। मतलब लोगों के पास सारी फैसिलिटीज है लेकिन आवास की समस्या है। उसका सबसे मूल कारण है जनसंख्या की वृद्धि। अगला आता है अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि संसाधन और जनसंख्या के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमको ये परेशानी आ रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन रोजगार उपलब्ध नहीं है। रोजगार उपलब्ध नहीं होगा तो उनके पास आय के साधन नहीं होंगे। ओवर प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर भार बढ़ता चला जा रहा है। कृषि की भी एक सीमा है, कृषि की जो भूमि है उसकी भी एक सीमा है। हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ती है। दूसरा हमारे एक सोशल फैक्टर है जो कि सबसे बड़ा कारण है। मैंने एक चीज देखी है कि लोग क्या करते हैं, पिता है, उनके 4 पुत्र हैं, तो 4 पुत्रों में वो डिवाइड कर देते हैं अपनी जमीन को, फिर उनके 4 पुत्र होते हैं तो वो 4 में डिवाइड कर देते। इस तरीके से हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर लैंड है वो टुकड़े टुकड़े में बढ़ती चली जाती है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए एग्रीकल्चर पर भार भी बढ़ता चला जा रहा है। प्रेशर ऑन पब्लिक एमिनिटीज, जन सुविधाएं उपलब्ध कराती है सरकार, उपलब्ध करा रही है, लेकिन जिस हिसाब से उपलब्ध कराती है उस हिसाब से जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए पब्लिक एमिनिटीज जो है, जन सुविधाएं जो हैं वो कम पड़ जाती हैं। प्रदूषित करेगी, क्योंकि इतने सारे लोग जब ऑक्सीजन यूज करेंगे और हम कार्बन डाइऑक्साइड सब तरफ फैला रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या तो ये है इस समय। उसके अलावा और भी जैसे गंदी बस्तियों में निवास करते हैं लोग, लोगों के पास ड्वेलिंग प्रॉब्लम है तो गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। इस तरीके से हम पर्यावरण का भी प्रदूषण करते चले जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब आता है कि जनसंख्या वृद्धि को हम किस प्रकार से रोकें। इसमें सबसे पहला आता है फैमिली प्लानिंग किया जाए। फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों में चेतना जागृत की जाए। चेतना जागृत इस तरीके से की जाए, जैसा कि पहले आपने सुना होगा कि बीच में कर दिया गया था कि 2 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके के इंसेंटिव्स गवर्नमेंट दे रही थी कि जिसमें लोग सीमित परिवार की ओर ध्यान देना शुरू करें। तो इस तरीके से ये फैमिली प्लानिंग का प्रचार प्रसार होना जरूरी है, लोगों को इससे अवेयर कराया जाए, जानकारी दी जाए। इंक्रीजिंग द एज लिमिट फॉर मैरिज, हमारे यहाँ जैसे 18 साल और 21 साल की उम्र रखी गई। आपने एक चीज देखा होगा, केरला में चूंकि लिटरेसी रेट अच्छा है इसलिए वहाँ बाल विवाह नहीं होता। यदि आप राजस्थान में जाएंगे या उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जाएंगे या बिहार के क्षेत्र में जाएंगे, बाल विवाह हो जाते हैं। बाल विवाह होने से भी जनसंख्या वृद्धि भारत में एक बड़ा कारण है। यदि बाल विवाह को रोकना है तो हमें जरूरी है कि हम एज लिमिट को बढ़ाएं, और अगर कोई करता है तो उसको दंड जरूर दिया जाए। उसको ये चीज का एहसास होना चाहिए कि मैंने गलती की जल्दी विवाह करके। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन अगर हम करते हैं तो हम लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। देखिए एक चीज है, जो लोग बेरोजगार हैं वो समाज और देश के लिए भार हैं, और जो लोग रोजगार जिनके पास है वो देश के एसेट्स हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन आप ज्यादा करेंगे, औद्योगिकरण ज्यादा करेंगे तो जनसंख्या जो है वो गांव से शहर की ओर आना प्रारंभ कर देगी, जिससे कि अर्बनाइजेशन भी बढ़ता चला जाएगा। अदर फैक्टर्स में जैसे सोशल सिक्योरिटी है, अगर आप लिमिट में जनसंख्या रखेंगे तो आपकी सोशल सिक्योरिटी भी रहेगी, आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छे से दी जा सकती है, आपको एंटरटेनमेंट सोर्स भी आपके बढ़ाए जा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये सारे सजेशंस हैं जिससे कि हम जनसंख्या, भारत की जनसंख्या को खास तौर से रोक सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है, मैंने दूसरा जो आपका टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हूं कि ये जो है इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस, हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव हिंदी में कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी धरातल पर 1650 तक का जो समय है तब तक तो ठीक रहा, बैलेंस बना रहा, प्रकृति और मानव के बीच में एक बैलेंस बना रहा। लेकिन 1650 के बाद जैसा आप देख रहे हैं जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है तो दोनों के बीच में बैलेंस करना मुश्किल होता चला जा रहा है। हम जिस ग्रीन हाउस इफेक्ट की आज बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में जो बात हो रही है वो मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट है। रोजर रेवल में वर्ड यूज किया है। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मैनमेड है, मानव द्वारा कृत
ग्रीन हाउस प्रभाव है जिसको कि हमने विकृत कर दिया है, हमने प्रदूषण फैला दिया। अब आप देख रहे हैं आजकल विश्व में 2-3 चीज बहुत ज्यादा चीजें सुनाई पड़ रही हैं। एक तो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसा अपन ने देखा। दूसरा ये हरित गृह प्रभाव है जिसका हम सुन रहे हैं। तीसरा आता है ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्षरण हो रही है, ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है। चौथा है ग्लोबल वार्मिंग, और इन सब का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्लाइमेट चेंज पे पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आप देख रहे हैं रोज आपको जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये परिवर्तन क्यों हो रहा है? ये हम और आप ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं था पहले। पहले आपने ध्यान दिया होगा, मानसून एक निश्चित समय में आता था, निश्चित समय में चला जाता था। विंटर सीजन भी हमें मालूम था कि सितंबर से शुरू होगा, अक्टूबर से शुरू होगा और दिसंबर जनवरी तक चलेगा। दिसंबर में बहुत ज्यादा ठंड होती थी, धीरे धीरे कम होते होते और इक्विनॉक्स के पहले, मार्च के इक्विनॉक्स के पहले ठंड खत्म हो जाती थी। लेकिन अब इस प्रकार की कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि हमने इतना ज्यादा मेन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट कर दिया है, मानवकृत हरित प्रभाव इतना बढ़ा दिया है जिसका कि हमको रिपरकेशन, जिसके प्रभाव, जिसका हमको स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि सूर्य से जो ताप निकलता है, इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो हिंदी की बुक्स है मैंने उसमें पढ़ा, बड़ी क्लिष्ट भाषा में दिया हुआ है जिसको आपको समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा। आप चाहें तो इसको नोट कर लें। सूर्य से जो ताप निकलता है जिसको हम सौर्याभिताप कहते हैं, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन से बना है इंसोलेशन। सौर्याभिताप जो निकलता है वो 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से चलकर 9 करोड़ 30 मील की यात्रा तय करके पृथ्वी धरातल तक पहुंचता है। अब आप ये कहेंगे कि बीच में तो वायुमंडल है, तो वायुमंडल इससे गर्म होता होगा। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वायुमंडल इससे गर्म नहीं होता, क्योंकि ये शॉर्ट वेव्स में होता है। ये लघु तरंग के रूप में, लघु तरंग 0.3 mm से 0.4 mm की होती हैं, जिसको वायुमंडल ग्रहण नहीं करता, ये पृथ्वी धरातल पर भेज देता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिए कि पूरा का पूरा पृथ्वी धरातल पर नहीं आता। पृथ्वी धरातल में आने के पहले कुछ आकाश में जो बादल हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 34% बादल इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा 19% जो है वो गैसेज हैं जो कि इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। 24% आता है, उस 24 में से 23% जो है उसको पृथ्वी री रेडिएट कर देती है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल हीट कहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल हीट जो है ये री रेडिएट हो जाता है। 1% जो है वो हमारे पृथ्वी में रहता है, जिससे कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल किंगडम, वेजिटेशन कवर, ये सब के लिए फायदेमंद है, क्योंकि सौर्यभिताप का आना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये 1% जो है जब हम इसको भेज रहे हैं, अब आप ये ध्यान से सुनिएगा, ये जो 1% हम भेज रहे हैं इसके साथ हम बहुत सी चीजें और भेज रहे हैं जो हमने खुद ने अपने द्वारा क्रिएट किए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जैसे नाइट्रस गैसेस जो है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है वो, ये सब मैन मेड है। ये पृथ्वी धरातल पर वायुमंडल में नहीं थी। वायुमंडल में, पृथ्वी में ऑटोमेटिकली बैलेंस बने रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके बैलेंस को हमने बिगाड़ने की कोशिश की, मानव ने बिगाड़ने की कोशिश की, और उसके आज हम प्रभाव देख रहे हैं सब तरफ। तो ये वाला जो है इसको कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, जो आपका री रेडिएट होकर वायुमंडल में पहुंचा, उस वायुमंडल ने इसको ग्रहण किया। आप आगे चल के देखेंगे, जब आप वायुमंडल पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि सबसे परत वायुमंडल की, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, वो सबसे पहले गर्म होती है या ठंडी होती है। जैसा भी हम टेम्परेचर भेजते हैं उस हिसाब से वो गर्म या ठंडी होती है, उसका असर हमको उसमें देखने को मिलता है। और आप जो टीवी में और रेडियो में न्यूज सुनते हैं कि आज वेदर रिपोर्ट ये है, वो ही है। जो ट्रोपोस्फियर की स्थिति होती है वो स्थिति ही हमको बताई जाती है। तो इस तरीके से ये तो नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट रहा। लेकिन जब मैंने आपको जैसे बताया कि हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भेज रहे हैं, हम इसमें नाइट्रस ऑक्साइड गैस भेज रहे हैं, जब इसमें मीथेन गैस भेज रहे हैं, CFC भेज रहे हैं, ये टोटली मैन मेड गैस है जो कि 20वीं शताब्दी की देन है। ये सारी गैसेस जब हम इसके साथ वापस भेज रहे हैं वायुमंडल में, तब आप ये सोच लीजिए कि ये गैसेस जो हैं एक प्रकार से कवर कर देती हैं, वायुमंडल में पहुंच नहीं पाती और ये नीचे ही पृथ्वी धरातल पर रह जाती हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति, या जिससे कि पृथ्वी जो है उसका टेम्परेचर जो है बढ़ता चला जा रहा है। ये कहलाता है ग्रीन हाउस। इसमें देखिए मैंने ग्रीन हाउसेस गैसेस के बारे में लिखा है, इसमें आपने नोट कर लिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CFC गैसेस है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। इसका ध्यान रखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ये ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं जिसके बारे में आज पूरे विश्व में आपको हल्ला सुनाई दे रहा है। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 कहते हैं, ये गैस जो है ये सबसे खतरनाक गैस है। और ये जो वायुमंडल में अभी जो चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, उसमें 60% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है।
60% कॉन्ट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, जिसकी वजह से हमको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमको क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। अभी जो रिकॉर्ड किया गया है 400 ppm, जो कि 200 वर्षों में भी नहीं देखा गया था, इतना अधिक हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इतना अधिक रिकॉर्ड किया गया है कि वायुमंडल में अभी वर्तमान में 400 ppm पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। पीपीएम का फुल फॉर्म जो है ये इसकी यूनिट है। इस तरीके से वायुमंडल में हम इतनी CO2 भेज रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया है वैज्ञानिकों ने। ऐसा रिपोर्ट मिली है UNEP की, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम से, कि 380 करोड़ मीट्रिक टन हम यहाँ से CO2 पर ईयर एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए, जब हम इतना भेजेंगे तो वायुमंडल में अस्थिरता तो होगी, वायुमंडल में गड़बड़ तो हम पहुंचा रहे हैं। ये जो गैस होती है CO2 गैस होती है, ये इसका मैंने लिखा है, इसमें इसका जीवन काल 50 से 100 वर्ष होता है। 50 से 100 वर्ष का है कि मतलब एक बार अगर ये जनरेट हो जाती है, एक बार ये हो जाती है, तो 50 से 100 वर्ष तक इसका हमको असर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से CO2 गैस के बारे में। अच्छा, CO2 के बारे में जो पता चला, जो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता चला, जब लोग अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में पहुंचे तो उन्होंने देखा कुछ बबल्स दिखाई दे रहे हैं, बर्फ में कुछ बबल्स दिखाई दे रहे हैं। तब उन्होंने ये जानने की कोशिश की, एनालिसिस किया, तो पता चला कि वायुमंडल का जो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वहां तक फैल चुका है, इतना अधिक विकास, इतना अधिक इसका विचरण हो चुका है। तब उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस आई और ये देखा गया कि विश्व के 3/4 जो CO2 गैस है, जो विश्व में 3/4 कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको भेजने वाले तो विकसित देश हैं। विकासशील देश का परसेंटेज बहुत कम है। इसमें नंबर 1 पे अमेरिका और लास्ट में आता है अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं, जो कि बहुत कम मात्रा में। भारत जो है 4.9 है, इसका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 4.9 है। अब आपने सुना होगा अभी जो नए कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि आप CO2 गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से अब लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हुई है। इसमें से 50% जो है वो 50% तो ओशन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। 16% वनस्पति कर लेती है। वनस्पति में जब फोटोसिंथेसिस होता है उस समय इसकी जरूरत पड़ती है, तो फोटोसिंथेसिस के कारण ये एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम और भेज रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जा रहा है। दूसरी गैस जो है वो है मीथेन। मीथेन होती है कार्बन और हाइड्रोजन गैस को मिलाने से मीथेन गैस बनती है। वैसे इसका परसेंटेज बहुत कम है, 0.0002% है वायुमंडल में, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो 21 टाइम्स ज्यादा है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो दे रहा है, जो हरित प्रभाव जो दे रहा है अपना, जो बढ़ा रहा है, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड से 21% ज्यादा है। अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए मीथेन गैस कितनी खतरनाक गैस है। मीथेन गैस का जो जीवन काल है वो 10 साल होता है, मतलब एक बार अगर मीथेन गैस हो जाती है तो वो 10 साल तक चलती रहती है। मीथेन गैस के जो सोर्स हैं वो है दीमक, वो है मानव नहीं, मवेशी, जानवर जिसको हम कह सकते हैं, जानवर हैं। और आपका चावल के बागान, चावल के बगीचे, चावल के खेत जिसको हम कहते हैं, चावल के खेत हैं जिसमें से माइनिंग है, जिसमें से मीथेन गैस वायुमंडल में पहुंच रही है। चीन में एक रिसर्च की गई और ये पता किया गया, तो उन्होंने ये बताया कि हर साल चावल के जो खेत हैं वो 18 करोड़ मीट्रिक टन मीथेन गैस को वायुमंडल में उत्सर्जित कर रहे हैं। जर्मनी में एक रिसर्च हुई जिसमें ये पता चला कि गाय जो है प्रतिदिन 200 ग्राम मीथेन उत्सर्जन कर रही है, जो वायुमंडल में पहुंच रही है। तो इस तरीके से मवेशी भी इसमें हैं और माइनिंग के द्वारा, चावल के खेतों के द्वारा मीथेन गैस जो है वायुमंडल में पहुंच रही है। अभी तक 200 वर्षों में 2% जो है, 2% या 2 गुना जिसको हम कह सकते हैं, 2 गुना जो है वो परसेंटेज हो गया है, बढ़ गया है मीथेन गैस का वायुमंडल में। उसके बाद आता है CFC गैस। मैंने जैसे आपको बताया, अच्छा इसका कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड का 60% है ग्लोबल वार्मिंग का, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाने में। इसका जो है 16% है, 16% ये वायुमंडल में हरित प्रभाव को बढ़ाने में सहयोग देती है मीथेन गैस। तीसरा आता है CFC, ये टोटली मैन मेड गैस है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये प्रकृति में पहले नहीं थी, ये 20वीं शताब्दी की देन है। 20वीं शताब्दी की देन कैसे हुई? जब औद्योगिक क्रांति हुई तब ये गैस उत्पन्न हुई, CFC11, CFC12 ये गैसेस हुई। इनका जो काल है आप देखिए 65 और 130 इतने वर्षों तक ये जीवित रहती है। मतलब एक बार अगर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे रेफ्रिजरेटर में होती है, जो हमारे एयर कंडीशन में होती है, फोम में होती है, रेक्सिन में होती है, हेलोजन वाले बल्ब में होती है। इस तरीके की जो गैसेस हैं जब ये वायुमंडल में पहुंचती हैं तो ये बहुत ज्यादा
स्थिति भयानक स्थिति उत्पन्न करती हैं। इसका सबसे बड़ा जो हम ड्रॉबैक देख रहे हैं वो है ओजोन लेयर का डिप्लीशन। ओजोन लेयर का जो क्षरण हो रहा है उसका कारण ये CFC गैस है जो कि वहां जाके ओजोन को नुकसान पहुंचा रही है। अब आप लोगों को ये एक चीज और मैं बता दूं, अभी आपने एटमॉस्फेयर चूंकि पढ़ा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल में ओजोन लेयर का होना बहुत जरूरी है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो पूरा का पूरा सौरभिताप की जो अल्ट्रावायलेट रेज है पृथ्वी धरातल में आ जाएंगी और पृथ्वी धरातल को जलने में, खाक होने में सेकंड्स का टाइम भी नहीं लगेगा। इसलिए ओजोन लेयर का होना जरूरी है। इस ओजोन लेयर को हम खत्म कर रहे हैं क्योंकि हम ओजोन के लिए CFC गैस भेज रहे हैं और CFC गैस उसको नुकसान पहुंचा रही है। उसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये होता है नाइट्रोजन जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें ये पाई जाती है। इसका जो इफेक्ट है 290 गुना ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड से 290 गुना ज्यादा इसका इफेक्ट है जो कि वायुमंडल में बना रहता है और ये 150 वर्षों तक बना रहता है। नायलॉन का जो प्रोडक्शन होता है उससे नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है वो उत्पन्न होती है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम जनरेट करके ऊपर वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। कॉजेज टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ध्यान रखिएगा, ये मैन मेड वाला ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, प्रकृति द्वारा नहीं। प्रकृति ने तो शॉर्ट वेव्स में भेजा, हमने लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट किया और चली गई, उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसके वजह से क्या होता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से ये होता है। औद्योगिकरण हम करते चले गए और हमने इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि हम कितना प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रदूषण हम कितना अधिक कर रहे हैं, इसके बारे में ध्यान नहीं गया। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि अमेरिका में कुछ खदानें कोयले की तो ऐसी हैं जो पूरी की पूरी साफ कर दी गई, एक एक टुकड़ा उसमें से निकाल लिया गया है, कुछ नहीं बचा। ऐसी स्थिति में जब आप कोयले को जलाएंगे तो उससे आप कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर भेज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कब हुई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने बहुत ज्यादा किया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे पहला जो था वो था आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज होता था वो कोयला था। कोयला को जलाया जाता है तो उससे फिर आपका CO2 गैस जो है वो जनरेट होती बनती है। तो इस तरीके से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ा कारक था। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। आवास की समस्या के लिए हमने वनों को काटा, वनों को काट काट के हम अपना कंक्रीट का जंगल बनाते चले जा रहे हैं, वनों को काटते चले जा रहे हैं और इस वन विनाश के कारण भी ये जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ये बढ़ती चली जा रही हैं। तीसरा है इंक्रीजिंग यूज ऑफ डोमेस्टिक फ्यूल। जो घर में हम फ्यूल यूज करते हैं, घर में जो हम ईंधन यूज करते हैं, जो चीज हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं उसको हम एनर्जी कहते हैं, शक्ति के साधन, लेकिन जो हम घर में यूज करते हैं उसको हम फ्यूल बड़ी बोलते हैं, ईंधन। ईंधन के रूप में हम जब यूज करते हैं तो वो ईंधन जो है जब उसको जलाया जाता है तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। इसके बाद आता है मोटर व्हीकल। अमेरिका में तो पर हेड एक गाड़ी है, ऐसी स्थिति में वहां पे CO2 गैस का, वहां पे इस प्रकार के ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना तो स्वाभाविक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नंबर 1 पे ग्रीन हाउस गैसेस में नंबर 1 पे USA है और यूरोपियन कंट्रीज हैं। इसके बाद आता है इंक्रीजिंग यूज ऑफ CFC इन कंज्यूमर गुड्स। मैंने जैसे आपको बताया रेफ्रिजरेशन का काम आता है। विश्व के कई देश ऐसे हैं जहाँ 24 घंटे AC चलता है और जरूरी भी है। ग्रीनलैंड का अगर आप खोल के देखेंगे तो ग्रीनलैंड में जहाँ लोग इग्लू में रहते थे, आज वहां पे गवर्नमेंट बिल्डिंग बनी हुई है आइसबर्ग के ऊपर, तो रह कैसे रहे हैं वो, इसी से रह रहे होंगे एयर कंडीशन लगा के। तो ये इससे जो गैस निकलती है CFC गैस, वो नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड लाइवस्टॉक। जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। और दूसरा मैंने आपको जैसे बताया कि मवेशियों से भी, जो जानवर हम पालते हैं उन जानवरों से भी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। राइस पैडीज, जैसे मैंने बताया, चीन में भी इस पे खोज की गई है कि चावल के जो बागान हैं उससे मीथेन गैस निकलती है और ये उत्सर्जन जब उसका होता है तो ये नुकसानदायक होती है। अगला आता है इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर में जैसे मैंने भी आपको बताया कि नाइट्रोजन में जो हम यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ये बहुत नुकसानदायक है और ये तो CO2 से भी ज्यादा नुकसानदायक है, 290% ज्यादा नुकसानदायक है। तो इस तरीके से अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो वो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाता, वायुमंडल में बढ़ाता चला जाएगा। उसके बाद आता है माइनिंग एंड क्वायरिंग। खनन के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की गैसेस निकलती हैं और ये गैसेस जब वायुमंडल में पहुंचती हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। उसके बाद आता है आपका बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट। इसका मैं आपको अभी आगे चित्र भी दिखाऊंगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे आगे किसान क्या करते हैं, जो चीज बच जाती है, जो खेतों में बच जाता है उसको जला देते हैं। उसको जलाने की जरूरत ही नहीं है, उसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो है धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो जाता है तो वो मिट्टी में काम में आ जाता है। उसको अगर छोड़ दिया जाए, एज इट इज छोड़ दिया जाए, तो वो ज्यादा यूजफुल होगा बजाय उसको जलाने के। जलाने से सॉइल की ऊपर की जो लेयर होती है वो भी जल जाता है, उसका ह्यूमस तत्व जो होते हैं वो जल जाते हैं।
तो वो नुकसानदायक है, उससे भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बढ़ जाती हैं। स्वैम्पी लैंड एंड वोल्केनिक इरप्शन, ये दोनों से मीथेन गैस बढ़ती है। दलदली भूमि जहां होती है उससे मीथेन गैस निकलती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि दीमक के द्वारा भी निकलती है ये, और उसके बाद आपका ये दलदली भूमि, प्राकृतिक दलदली क्षेत्र से भी मीथेन गैस निकलती है। वोल्केनिक इरप्शन से तो सभी प्रकार का नुकसान है, उससे CO2 भी बढ़ती है, मीथेन गैस भी निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलती है, कई सारी गैसेस निकलती हैं जिस समय ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। ये ग्लोबल वार्मिंग एंड कॉजेज एंड इफेक्ट, ये देखिए, ये मैं जो चित्र आपको दिखा रही है इसमें देखिए सोलर रेडिएशन से चल रहा है, ये शॉर्ट वेव्स में है, ये पृथ्वी अर्थ सरफेस में पहुंच रहा है, अर्थ इसको रेडिएट कर रही है। लोअर एयर वार्म बाय कंडक्शन, दो चीजों से गर्म होता है। एक है कंडक्शन, मतलब एक से दूसरे के संपर्क में जब आता है अणु तो उसको गर्म करता है, इस तरीके से गर्म होता है वायुमंडल। या फिर दूसरा होता है कन्वेक्शन, करंट चलना शुरू होती है, गर्म हवाएं ठंडी हवाओं को ऊपर भेजती है, ठंडी हवाएं गर्म हवाओं को नीचे भेजती है। तो इस तरीके से कन्वेक्शन करंट के द्वारा ये ग्लोबल ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ये है। इसके बाद आता है डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। डिसएडवांटेज तो होंगे, जैसे जैसे हमारा हाउस गैसेस बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडल तापन होता चला जाएगा और क्लाइमेट में परिवर्तन होता चला जाएगा। क्लाइमेट परिवर्तन तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हमको जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 1989 में UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है, उसने ये 1989 में एक नारा दिया था, उसने कहा था ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्निंग, हमारे लिए वार्निंग है, चेतावनी है, अभी भी हम सचेत हो जाएं। तो इस तरीके से 1989 में ये नारा दिया गया था, जिसके लिए अब दुनिया के सभी देश जो हैं वो सतर्क होते चले जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग होती चली जाएगी, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो तापमान है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसका इफेक्ट पूरे विश्व में हमको देखने को पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज हमको देखने को मिल रहा है। ये चीजें हमको देखने को मिल रही हैं कि जैसे कम समय में अधिक से अधिक वर्षा हो रही है ना। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज हमको देखने को मिल रहा है। मध्य अमेरिका के देशों में जो वर्षा हुई, वो जो पूरे साल भर की वर्षा है वो कुछ समय में हो गई, कुछ घंटों में हो गई, और लगभग 10 लाख लोग उससे प्रभावित हुए। चीन में जो बाढ़ आई उससे 18 करोड़ लोग प्रभावित हुए। ये सब क्यों हो रहा है? ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हो रहा है। ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे हमारे को ये सारे नुकसान होते चले जाएंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो अटलांटिक ओशन है वहां पे 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बहुत बड़ा तूफान आया और यूरोप की कई कंट्रीज में बाढ़ देखी गई। क्लाइमेट इफेक्ट भी इसमें देखने को मिलेगा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ये ड्राई होता चला जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिलेगा वो मिलेगा शीत प्रदेश में और समशीतोष्ण प्रदेश में। गर्म प्रदेश में उससे कम देखने को मिलेगा। कुछ क्षेत्र जो हैं वो गर्म हो जाएंगे, कुछ क्षेत्र जो हैं वो शुष्क हो जाएंगे। ये स्थिति हमको आगे चल के देखने को मिलेगी। एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत का जो मानसून है वो 2100 तक, समझ लीजिए 2100 तक 9 से 16% बढ़ जाएगा। मानसून जो है बढ़ जाएगा, लेकिन उसके डेज कम हो जाएंगे, दिन कम हो जाएंगे, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। कम समय में ज्यादा से ज्यादा बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये सब कैसे हो रही है? ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस के बढ़ने के कारण हमको देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से और भी हमको जैसे अंटार्कटिका वगैरह में, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां जाके जब देखा, एक्सपीडिशन हुआ, उसमें जब जाकर देखा तो ये देखने को मिला कि वहां बर्फ पिघल रही है। तो ये स्थिति होने पर बर्फ अगर पिघलने लगेगी तो दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया है, राइजिंग सी लेवल, समुद्र तल जो है वो ऊंचा उठने लगेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यदि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो 60 सेंटीमीटर समुद्र तल ऊपर उठता है। तो इस तरीके से यदि इसी तरीके की बर्फ पिघलती चली गई, ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलती चली गई, तो लगभग 1.5 मीटर जो है वो समुद्र तल ऊपर आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि समुद्र तल अगर ऊपर आ जाएगा तो आसपास के जो क्षेत्र है, समुद्र तटीय जो देश हैं, वो तो डूब जाएंगे। बोस्टन से लेके बंबई तक का जो क्षेत्र है उसके जलमग्न होने की संभावना है। जितने किनारे हमारे द्वीपीय क्षेत्र है उनको तो बहुत खतरा है, क्योंकि समुद्र तल ऊपर उठने से समुद्र का पानी इसको डुबा देगा। रेनुआ तारा और अबेनुआ करके 2 द्वीप हैं दक्षिण प्रशांत महासागर में, जो कि डूब चुके हैं। ये बात दूसरी कि वहां पे मानव निवास नहीं था, लेकिन मछली के केंद्र थे, वो डूब चुके हैं। और दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, इसको तो बहुत ही ज्यादा खतरा है, क्योंकि यहाँ जो द्वीप है, जिसमें खास तौर से जैसे अब आप इसको देख लीजिए, नीदरलैंड और मालदीव्स, ये तो समुद्र तल से नीचे हैं, ये तो डूबने की इनकी पूरी संभावना है, इनमें तो बहुत बड़ा गहरा संकट है। इसी प्रकार से यदि हाई टाइड्स आते हैं, उच्च ज्वार आता है, तब भी इनके डूबने की संभावना बनती है। तो इस तरीके से यदि सी लेवल ऊपर उठता है तो ये सारे नुकसान हमको देखने को मिलते हैं। तीसरा आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड फ्लड। यदि जो हिम नदी है, या जिसको ग्लेशियर हम कहते हैं,
ये अगर पिघलते हैं, बर्फ अगर पिघलती है, इनकी बर्फ पिघलती है, तो वो जो क्षेत्र है, आसपास के क्षेत्रों के डूबने की संभावना, खासतौर से जो नदियां ग्लेशियर से निकली हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारी गंगा नदी के बारे में आपको पता होगा कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती थी, लेकिन अब गंगा नदी जो है गोमुख से निकल रही है। ये गोमुख जो है ये 20 किलोमीटर पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि हिम इसकी पिघल गई है और अब ये जो ग्लेशियर है ये पीछे चला गया। ये स्थिति हमको देखने को मिलती है यदि कॉन्ट्रैक्शन होता है, यदि ग्लेशियर जो है सिकुड़ते हैं, पिघलते हैं, और उसका कारण क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, इसलिए ग्लेशियर जो है वो सिकुड़ते चले जा रहे हैं। ग्लेशियर सिकुड़ने से क्या होगा? जो ध्रुवीय क्षेत्र के जो जल है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। अमेरिका में एक मोंटाना करके नेशनल पार्क है जिसमें 1910 में 130 ग्लेशियर थे, जो मुश्किल से 30 बचे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ग्लेशियर सिकुड़ने लगेंगे, बर्फ पिघलने लगेगी और हमको उसकी भयावह स्थिति पर ध्यान देना होगा। एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फोना, पेड़ पौधों पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पेड़ पौधों का जो सीजन है वो भी चेंज होता चला जा रहा है। पहले जितनी जल्दी राइप होते थे उतनी जल्दी अब ये नहीं हो रहे हैं। ये सब चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। कुछ ऐसे वो थे पेड़ पौधे, जीव जंतु जो कि बहुत ठंडे प्रदेश में रहते थे, वो अब नष्ट होते चले जा रहे हैं, उनकी प्रजातियां नष्ट होती चली जा रही हैं। कई ऐसी स्पेशीज जन्म ले रही हैं जो कि बड़ी हानिकारक हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता चला जा रहा है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है, जिनसे गर्मी सहन नहीं हो रही है वो करीब करीब खत्म होते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके के फ्लोरा और फोना, या जिसको हम कहते हैं पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति, सब में हमको इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। वनस्पति ड्राई होती चली जा रही है, शुष्क होती चली जा रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में ये एक फोरकास्ट की गई है, यदि कोई क्षेत्र नम हो जाता है, कोई क्षेत्र में आर्द्रता अगर अधिक हो जाती है, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, इसमें ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि यहाँ के जो वो क्षेत्र है ये आर्द्र हो जाएंगे और आर्द्र होने की वजह से यहाँ पे वनस्पति बढ़ सकती है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ड्राई होता जाएगा, जिससे वहाँ खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से फ्लोरा एंड फोना में हमको देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर में प्रभाव पड़ रहा है, एग्रीकल्चर का पैटर्न चेंज हो रहा है। एग्रीकल्चर जो हमारे टाइम से पहले पक जाती थी वो अब नहीं हो पा रही है, क्योंकि बार बार क्लाइमेट में चेंज हमको देखने को मिल रहा है। अभी जैसे लेटेस्ट में आपने देखा होगा कि सोयाबीन की फसल खराब हुई, क्योंकि अचानक जब बारिश हो जाती है, अचानक ओले गिर जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि यूएसए जो है वो गर्म होना शुरू हो रहा है, गर्म होता जाएगा और गर्म होने की वजह से वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कम होता चला जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होने से विश्व के सामने खाद्य समस्या उत्पन्न होती चली जाएगी। उसके बाद आता है अफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग पे तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ह्यूमन बीइंग क्या, वनस्पति को भी आप ले लीजिए, प्राणियों को भी आप ले लीजिए, ऐसी स्थिति में प्रभाव तो पड़ेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का। कई ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कई ऐसे एशियन कंट्रीज हैं, दक्षिण अमेरिका के देश हैं, जहां पर कि मलेरिया, डायरिया और आपके एपिडेमिक महामारी जिसको कहते हैं देखने को मिलती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जा रहा है। भारत में आपने देखा होगा 2013 के आसपास उत्तर भारत का तापमान के कई क्षेत्र ऐसे थे जो 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गए। ऐसी स्थिति में जब टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा तो बड़ा मनुष्य के सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे 32 डिग्री सेल्सियस का दिन थे, 37 के आसपास थे, वर्ष में 37 डेज 32 के आसपास पहुंचता था, अब वो बढ़कर 87 हो जाएगा। इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है लंबा समय तक बना रहेगा। समर सीजन लंबा हो जाएगा और शीतकाल जो है वो ठंडा होता चला जाएगा। इन सब का असर तो मानव के ऊपर पड़ेगा ही और इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न होंगी। अब इसमें एक तो ये है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए किस तरीके से जंगल को जला दिया जाता है, किस तरीके से हमारे वनस्पति को जलाया जाता है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस कितनी ज्यादा वातावरण में पहुंच रही है। उसके बाद ये देखिए जंगलों को जलाया जा रहा है। ये सब चीजों को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें जो है इससे जो उत्सर्जन हो रहा है, गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, वो सारी गैसेस कहाँ पहुंच रही है? वायुमंडल में, और वायुमंडल के तापमान को ये बढ़ा रही हैं। उसके बाद आता है फैक्टर्स कंट्रोलिंग ग्लोबल वार्मिंग। हम किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत आसान काम है, हम लोगों के लिए तो बहुत आसान है क्योंकि हम विकासशील देश के लोग हैं, लेकिन विकसित देश इसके लिए कई बार तैयार नहीं होते। इसमें आता है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस को ढूंढा जाए। जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो ज्वारीय शक्ति से उत्पन्न होती है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो एनर्जी है उस पर हम अगर ध्यान दें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम इन चीजों को यूज करते, कोयला पेट्रोलियम को हम यूज करना बंद कर दें, कम कर दें, बंद तो नहीं हो सकता, कम कर दें, उसको मिनिमाइज कर दें, तो हमारे को उससे फायदा मिल सकता है। दूसरा है सेव फॉरेस्ट। यदि हम वायुमंडल को
बचाना चाहते हैं तो हमको फॉरेस्ट को बचाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे फॉरेस्ट खत्म होते चले जाएंगे, वन विनाश होता चला जाएगा, मानव और वनस्पति जीव जंतु सबके लिए खतरनाक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? रिफॉरेस्टेशन की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी, क्योंकि जब हम फॉरेस्ट को करेंगे, वनस्पति को करेंगे, तो हमको वहां से ऑक्सीजन गैस मिलेगी, हमको हमारा ही फायदा है एक तरह से, हमको वहां से ऑक्सीजन गैस मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस समय वो फोटोसिंथेसिस या जिस समय वो खाना बनाने का कार्य करता है पेड़, उस समय उसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन रिलीज करता है वनस्पति। इस तरीके से यदि हम फॉरेस्ट को बचाते हैं या फिर से फॉरेस्ट लगाते हैं, जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि कोनिकल फॉरेस्ट जो वहाँ पे कनाडा में लगे हुए थे, उसको पहले तो साफ कर दिया गया था, पूरी तरह से साफ हो गए थे, क्योंकि वहाँ पेपर इंडस्ट्री, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री नंबर 1 पे था वो। लेकिन अब वहाँ पे लोगों में अवेयरनेस आ गई है, अब वो फिर से पौधों को लगा रहे हैं, फिर से पेड़ों को लगाया जा रहा है, कोनिकल फॉरेस्ट को लगाया जा रहा है, जिससे कि हम रिफॉरेस्टेशन कर सकें। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एज वेल एज लाइवस्टॉक। हमको जनसंख्या को कंट्रोल तो करना ही है, साथ में हमको जानवरों की जनसंख्या को भी कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इनके भोजन का एक पार्ट, मवेशियों के भोजन का एक पार्ट जो है वो मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस समय वो निकालते हैं मलमूत्र के द्वारा, उस समय ये सब चीजें, मीथेन गैस जो निकल के वायुमंडल में पहुंच जाती है, जो कि हानिकारक है। तो उनके भी पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जाए। यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल में जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, वहां पे पर हेड एक गाड़ी लोगों के पास देखने को मिलती है। यदि हम पूल करके या इस तरीके से कुछ करके इसको कम कर सके, मोटर व्हीकल को कम कर सके, और न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर ले, जिसमें कि जो गैसेस उसमें से निकलती हैं उस पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए, या फिर उसमें ट्रीटमेंट करके उसको छोड़ा जाए, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, ऐसी कोई मशीन लगाई जाए। उसको हम कम तो कर सकते हैं, मोटर व्हीकल को अगर कम कर देते हैं तो उससे भी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर सकते हैं। मिनिमाइज यूज ऑफ सीएफसी गैसेस। सीएफसी गैसेस, जैसे मैंने आपको बताया है कि अब जो आ रहे हैं रेफ्रिजरेटर जो आ रहे हैं, उसमें सीएफसी गैसेस को इग्नोर किया जा रहा है। तो यदि हम रेफ्रिजरेशन के लिए इनको यूज करना कम कर दें या बंद कर दें, तो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होंगे, क्योंकि मैंने बताया है सीएफसी गैस टोटली मैन मेड गैस है, जिसको कि हम ही भेज रहे हैं, वो वातावरण में पहले से नहीं थी। उसके बाद है मिनिमाइज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर हम बंद कर दें, हम उसकी जगह पे जैविक खाद का उपयोग करना शुरू कर दें, और जैविक खाद जो है उसमें किसी प्रकार के किसी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए यदि हम इसको यूज करते हैं केमिकल फॉरेस्ट के स्थान पे, तो ज्यादा यूजफुल होगा। उसके बाद आता है थ्रेट टू एग्जिस्टेंस ऑन आइलैंड ऑफ आइलैंड। आइलैंड के सामने, द्वीपों के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया है कि राइजिंग सी लेवल अगर होगा, सी लेवल अगर ऊंचा उठेगा, तो उसका सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में पड़ेगा, समुद्र तटीय देशों में पड़ेगा। तो यदि हमको इनको बचाना है तो यहाँ पे, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये जो आइलैंड हैं, सभी के पास ये डेवलप्ड नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, एक एक दीवार खड़ा करने में 8-8 करोड़ रुपए लगेंगे, ये कहाँ से लेके आएंगे। तो ये विश्व के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है कि हम इनको किस तरीके से बचाएं। ये जो आइलैंड है, ये जो द्वीप बने हुए हैं, इनको किस तरीके से बचाएं, ये एक बहुत बड़ी समस्या विश्व के सामने है। इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात, फॉलो इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हम तय करते हैं, क्योटो सम्मेलन हो, चाहे आपका जोहान्सबर्ग का सम्मेलन हो, रियो डी जेनेरो का हो, Rio+20 सम्मेलन हो, जितने भी हम सम्मेलन की बात कर रहे हैं, जो भी बात हम तय करते हैं विश्व स्तर पर, क्यों नहीं हम उसको फॉलो करते हैं। यदि हम उसको फॉलो करना शुरू कर दें तो ग्रीन हाउस गैस पे हमें कंट्रोल कर सकते हैं ना, बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल संधि, जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। पब्लिक अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। आप लोगों को ये देखना चाहिए कि हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं जिसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम से कम हो। हर आदमी अगर ये बात सोच ले तो पूरे विश्व स्तर पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस लाना, जन चेतना लाना बहुत जरूरी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये आपके उसमें लास्ट में एक चैप्टर है जिसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगी। अभी मैंने इतना सब कुछ आपको बता दिया है कि अब आप समझ गए हैं कि हमने हर जगह तो हस्तक्षेप कर दिया, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो आपका हाइड्रोस्फीयर हो, चाहे वो जल मंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, चाहे आपका स्थल मंडल हो। कोई भी ऐसा क्षेत्र हमने नहीं छोड़ा मानव ने जहां उसने हस्तक्षेप नहीं किया। जब आप इतना ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे, इतना ज्यादा आप उसको प्रदूषित कर देंगे, और प्रदूषित करने के बाद अब आप चेतना जागृत हो रही है कि अब हम इसको कैसे कंट्रोल करें, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाएं। ये समस्या अब विश्व के सामने जब खड़ी हो रही है, तब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। अब उसके लिए क्या किया जाए। आप लोग एक शब्द सुन रहे होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। अब हमको सस्टेन करके रखना है, प्राकृतिक संसाधनों को हम लिमिट में खर्चा करें। अब ये कहा जा रहा है, विश्व स्तर पर ये बात की जा रही है कि अब हम
संपोषित जिसको कहते हैं, संपोषित विकास करें, मतलब हम तो उसको यूज कर लें, प्राकृतिक संसाधन जितने चाहिए उतना हम यूज करें, उससे ज्यादा हम उसका मिसयूज ना करें, हम उसको वेस्ट ना जाने दें। कोशिश हम ये करें कि जो नॉन रिन्यूएबल है उसको हम कम से कम यूज करें। रिन्यूएबल जितने भी हैं उनको तो हम कर सकते हैं, फिर से हम लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रिफॉरेस्टेशन की बात की मैंने, तो हम उसको लेकिन जो खत्म होने वाले हमारे प्राकृतिक संसाधन है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। ब्रट लैंड का नाम आपने सुना होगा, नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी, इनने भी सबसे पहले अपने भाषण में यही कहा था कि अब हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड इन्होंने यूज किया था, डेवलपमेंट यूज कर अगली पीढ़ी के लिए हमको कुछ छोड़ के जाना है। अब हमको ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करना है जो कि हार्मफुल ना हो। इस चीज को हम सब मानते हैं कि विकास जो है बहुत जरूरी है, विकास करना बहुत जरूरी है। अगर विकास नहीं होगा तो हम आगे, कोई भी देश आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन विकास की जो योजनाएं हैं इसको शुरू करने के पहले हम चेक तो करके देख लें कि ये योजनाएं हमारे पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। दूसरा, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल निकलता है, उस इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल को हम अगर ट्रीटमेंट देके और पहुंचाते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसको अगर हम खत्म करते हैं उसके पहले हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ कि यदि पेपर सिक्योरिटी पेपर मिल्स का अगर हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे, तो जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उनका पानी, उसको अगर आप चेक करें तो ब्लैक कलर या डार्क कलर का पानी ले जाके वो नदी में छोड़ देते हैं। ये यदि आप उसको केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं और उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं, प्यूरिफाई करने के बाद अगर हम उसको वहां पे छोड़ते हैं तो वो नुकसानदायक नहीं होगा। तो इस तरीके की कुछ चीजें। तीसरी चीज इसमें आती है, हम केमिकल फर्टिलाइजर क्यों यूज कर रहे हैं। हम जैविक खाद को प्रोत्साहन देना शुरू करें, लोगों को इसके लिए एनकरेज करें कि क्यों ना हम जैविक खाद यूज करना शुरू करें। उसके बाद आपका आता है जल संकट हो रहा है। जल संकट हमारे खासतौर से भारत देश में, जहां मानसून एक सोर्स है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट बताते हैं कि मैडम हमारी सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई, हमारे यहाँ पानी की वजह से, मानसून की वजह से ये नुकसान हुआ। तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहिए ना, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान है। आपका जो तरीका होना चाहिए खेती का वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। आप जापान को एग्जांपल लेके चलिए, जापान में क्या नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग टोटली इंडिपेंडेंट है, वो किसी से कोई, वो आत्मनिर्भर है, वो किसी से कोई आयात चीजों का नहीं करते। खाद्यान्न फसलों को आप वर्ष में 2 से 3 फसलें निकालना शुरू करिए, उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से आपका प्रोग्रेस होता चला जाएगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता चला जाएगा। उसके बाद आपका आता है कि यदि हम एनवायरनमेंट को कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, तो क्यों ना हम पॉल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू करें। हम ऐसी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में डेवलप करें जिससे कि हमको पॉल्यूशन कम से कम हम वायुमंडल में पहुंचाएं। अभी भी अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2030 तक जो वो है टेम्परेचर विश्व का, वो 2 डिग्री बढ़ जाएगा, 2090 तक 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और 2100 तक 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। अभी से सारी जनता जो है, विश्व की पूरी जनसंख्या यदि चेत जाती है, जाग जाती है, अवेयरनेस आ जाती है, तो वो हमारे लिए भविष्य में बहुत ही उपयोगी होगी। इसके बाद मैंने ये आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ, ये जो हुड साइक्लोन आया है, ये साइक्लोन हुड, आप लोग शायद जानते होंगे इसका नाम हुड या हुड क्यों पड़ा। ओमान के एक पक्षी का नाम है। 8 कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज हर बार एक नया नाम अपनी तरफ से देती हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ जो हुआ था उसका नाम लहर था, अब जो अगला आएगा उसका नाम पाकिस्तान देगा। 8 कंट्रीज इसमें अपना नया नाम देती है। ये किस तरह, इसका मैंने अभी आपको जैसे बताया है कि ये नेचुरल कैलेमिटी है जिसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन हम पहले से प्रिकॉशन तो ले सकते हैं, और ये प्रिकॉशन भारत सरकार के द्वारा लिया गया। तो आप देखिए कितनी कम जनहानि हुई है। वो भी जो हुई वो नहीं होना चाहिए था, उनको थोड़ा सा और अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुत कम हुई है। जो कि पहले 2008 में जो आया था नरगिस, उसमें कितना ज्यादा नुकसान हुआ था। अगर हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। ये मैं आपको इसका चित्र लेके आई थी दिखाने के लिए। थैंक यू। आप लोग को एक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। कोई कुछ जानना चाहता है तो आप बताइए। मैंने जैसा आपको बताया 2 प्रकार का एनवायरनमेंट है। पिछले बार मैंने एक लेक्चर दिया था जिसमें कि 2 प्रकार का डिजास्टर है, 2 प्रकार की आपदाएं होती हैं। एक आपदा वो होती है जो कि प्रकृति द्वारा होती है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक आपदा वो होती है जो हम खुद जनरेट कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको इसलिए लिया ये वाला टॉपिक क्योंकि ये इसमें अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। सबको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। ये सब चीजों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। आप लोगों में से कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए।
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? बंद कर देंगे, नहीं पूछ रहे। क्वेश्चन कोई हो तो पूछ लीजिए, आप किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए इसके बारे में। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच।